students, how are you? In last lecture we completed some topics. क्या क्या किया था कल हमने, आपने नोट कर लिया होगा। चलो फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पहले तो ये बताइए आप सब कैसे हैं, और ये भी बताओ कि कैसा लगा बोर्ड पे पढ़ना। ठीक है, जो कोई ऐसा लग रहा हो आपको थोड़ा फास्ट है तो थोड़ा स्लो कर लेता हूँ मैं काम। और हम लोग काफी सिलेबस कर चुके हैं, लगभग सेकंड यूनिट के भी हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग सभी अपना काम करते रहिए। आज मुझे काफी 2-3 प्रॉब्लम बच्चों ने दी हैं, वो करूंगा, फिर 1-2 प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, और जो टाइम बचेगा उसमें आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज अब नोट्स की जरूरत नहीं है, बार बार इसी से आप नोट्स बनाएंगे बोर्ड को देख के। और चलिए, सबसे पहली प्रॉब्लम एक बच्चे ने मेरे से पूछी है, शुभम ने। 2 प्रॉब्लम है उसकी, वो बता देता हूं मैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, ये आईआईटी लेवल की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आई हुई है आईआईटी में, पहले जब जेई हुआ करता था, आपको पता है। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, पहली यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन आईआईटी का, समझ जाएंगे आप। 2 identical charged spheres suspended from a common point by 2 massless strings of length L are initially at a distance d। उसने क्या कहा है वो आप समझिए कि ये 2 massless thread जिसकी लेंथ L है, 2 पॉइंट मासेस अटैच हैं जिनके ऊपर QQ चार्ज है। याद करो, फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रॉब्लम पढ़ी है। और इसके ऊपर चार्ज Q है, वेट की डायरेक्ट करेगा mg डाउनवर्ड, और बोथ आर एट डिस्टेंस d। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन इधर एक्ट करेगा, और टेंशन इन द स्प्रिंग विल एक्ट अपवर्ड। याद करो, सपोज बोथ आर हैंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और दिस इज द एंगल थीटा, तो पता ही आपको दिस एंगल इज आल्सो थीटा, एंड यू रिजॉल्व इट t into 2 कंपोनेंट, t cos थीटा एंड t sin थीटा। ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, आपको पहले मैंने समझा रखी है कि सपोज these 2 point masses each of mass m are suspended with a weightless massless string of length L are at a distance d। क्लियर? तो ये तो आपने की थी। अब आप कहेंगे क्या था क्वेश्चन, कि क्या थी इसकी वैल्यू बच्चों, f t sin theta will balance the force, तो f is equal to t sin theta and this weight is balanced with the help of t cos theta, so mg is equal to t cos theta। याद करो, दोनों को डिवाइड किया था आपने, t will cancel out, तो f by mg is equal to sin theta by cos theta, tangent theta, so f is equal to mg tangent theta। क्लियर सबको? अब क्वेश्चन क्या है ये समझिए, वो क्या कह रहा है आपसे। यहां तक तो सिंपल था ये, d is very less than L, ये गिवन है। अब क्या कह रहा है, these charges begins to leak, यहां से चार्ज कम होना शुरू हो गया दोनों से। सोचिए क्या होगा, बताइए। these 2 charges begins to leak from both the spheres at a constant rate, कांस्टेंट रेट टाइम के साथ dq by dt। एज ए रिजल्ट द चार्ज अप्रोचेज ईच अदर विद ए वेलोसिटी v। क्या होगा, जैसे जैसे ये चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा तो these 2 charges will start to move with some velocity v, यानी कि दोनों क्लोज आना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए एक टाइम डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का बच्चों, x। कितना होगा, सपोज x approaches each other with a velocity v, then as a function of the distance x, distance x, दोनों के बीच का डिस्टेंस x बचा, between them। अब आप बताइए, तो वो पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी है ये v और इस x में क्या रिलेशन होगा, हाउ द वेलोसिटी वेरीज विद डिस्टेंस x। इसके जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूं, एमसीक्यू का था। क्या था, पहला v की डायरेक्टली टू x की 1/2, सेकंड v is directly to x, थर्ड v is x की -1/2, एंड फोर्थ वन इज v is directly proportional to x की -1। तो ये 4 ऑप्शन गिवन है आपको। v is directly proportional to x की हाफ,
v is directly proportional to x और v की is directly to x की -1/2 and v is directly proportional to x की -1। क्लियर हो गया? अब आप सोचिए, लगाइए इसमें फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q by x square is equal to mg into tangent थीटा। क्या आ जाएगा? x ये रहा बाई tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ गया। अब बोलो ये कितना है आपका x सपोज, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का अंडर। ये आ जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब क्यों d इज वेरी वेरी लेस देन l है तो नेग्लेक्टिंग डिनोमिनेटर में सिर्फ आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये कहा उसने कंडीशन गिवन है आपकी प्रॉब्लम में d इज वेरी वेरी लेस देन है, तो अनडाउटली x इज आल्सो वेरी वेरी लेस देन l, तो नेग्लेक्टिंग x इन डिनोमिनेटर ओनली। क्या कर सकते हैं हम? नेग्लेक्टिंग x ओनली इन डिनोमिनेटर, नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर बाई 4। अब बोलिए क्या बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू mg इनटू x बाई बच्चों रूट, ये तो रूट ऑफ l स्क्वायर यानी कि l लिख दूं, इतना तो आपको आईआईटी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आइडिया होना चाहिए। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू उधर ले जाइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x स्क्वायर और x ही x क्यूब बाई l। अब आपको इसको आपका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप देखें तो आप यू कैन राइट इट लाइक दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई l इनटू mg इनटू x क्यूब, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l इनटू x क्यूब अंडर रूट। ये क्लियर? देखिए ये कांस्टेंट आप सबको छोड़ सकते हैं, तो आप बड़े स्मार्ट बनिए। q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2। क्लियर? अब रेट ऑफ लीक ऑफ चार्ज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। करिए dq by dt is directly proportional to d by dt of x की 3/2। ध्यान रहे अब ये बोलो dq by dt, आपने चार्ज का डेरिवेटिव लिया है x का नहीं लिया, तो आपको क्या आएगा यहाँ डायरेक्टली x की 3/2 का डेरिवेटिव पावर पहले 3/2 x की 3/2 माइनस 1 इंटू dx by dt, ये हो आएगा साहब। ये हो गया? आप देखिए तो dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2, कितनी बची x की पावर 3/2 माइनस 1 1/2, और dx by dt बच्चों वेलोसिटी यहां से आ जाएगा, dx by dt हमने क्या लिख दिया v। अब देखना जरा ये सब कुछ कांस्टेंट है, इसको इधर ले आइए v, या एक ही बात है v इज डायरेक्टली डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/3 1/x की 1/2 dq by dt। अब देखना जरा इसको ऊपर ले जाइए तो v इज डायरेक्टली x की -1/2, और सब कांस्टेंट आप छोड़ देंगे तो आंसर इज दिस वन सी। समझ लीजिए, दोबारा समझ लो, अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो पुरानी प्रॉब्लम है आपकी। सपोज these 2 point charges are at a distance b, these 2 point charges are at a distance d hanged with a thread l। अनडाउटली ये मैंने आपको बताया था f इज इक्वल टू t sin थीटा अपॉन mg t cos थीटा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, f इज इक्वल टू mg टेंजेंट थीटा। हो गया वन। अब वो देखिए जब वो पास आएंगे दोनों, क्योंकि जब चार्ज लीक करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो दे विल स्टार्ट टू कमिंग क्लोज एट एनी इंस्टेंट। सपोज दे आर एट ए डिस्टेंस x, तो क्या आ जाएगा, तो ये देख लीजिए 1/4 q by x स्क्वायर mg x अपॉन रूट l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4। आपको गिवन है प्रॉब्लम में d इज वेरी वेरी लेस देन x। अगर ये d लेते तो यहाँ d/4 हो गया था, d स्क्वायर बाई 4 हो गया था, तो अगर x लिया तो x स्क्वायर बाई 4 हो गया, तो नेग्लेक्टिंग x स्क्वायर बाई 4 क्या बचा, ये खत्म हो जाएगा, रूट l स्क्वायर बचा, तो रूट l का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आपका।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू mg x बाई एल। ये उधर चले गए से सब। आप अगर चाहें तो यहीं से इसको छोटा कर सकते थे, क्योंकि एंट्रेंस की प्रॉब्लम है। q स्क्वायर इज डायरेक्टली टू x क्यूब, नो नीड टू थिंक टू मच। तो q इज डायरेक्टली x की 3/2 x की पावर 3/2, बस इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। हाँ, डेरिवेटिव में ध्यान रखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या आपने चार्ज का। तो जब d by dt x की 3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले है वही x की पावर n का फॉर्मूला सबको याद होगा, दोबारा बता देता हूं क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो बच्चों n 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 dx by dt, तो 3/2 x की 1/2 और dx by dt इज द वेलोसिटी। जब ये नीचे जाएगा तो आप देख लीजिए v इज डायरेक्टली 2/3, ये तो चाहे ना भी लिखते हैं कोई जरूरत ही नहीं थी। तो 2/3 1/x की 1/2 dq by dt ऊपर जाएगी तो x की माइनस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटे, आ गया होगा समझ में सबकी। तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, आईआईटी की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम करोगे, अगर से पूछोगे तो आपको पता है अनडाउटली आप लोगों का अपने आप लेवल अप होता चला जाएगा। तो टेक केयर, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए, इसी ने मेरे से दूसरी प्रॉब्लम पूछी है, तो ये सबकी समझ में आ गई होगी। देखो अब सेकंड प्रॉब्लम इसी चैप्टर की है, इसी यूनिट की, वो भी एंट्रेंस के लेवल की प्रॉब्लम है, वो भी कभी एंट्रेंस में आई हुई है। मेहनत करो सभी बच्चे, और आपको दिख रहा है जो बच्चा जितने अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करेगा उतना ही बढ़िया उसको रिजल्ट मिलता है लाइफ में। अब इसने पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। चलो ये एक टॉपिक भी बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर of semi circular ring। टॉपिक बना लीजिए, प्रॉब्लम बना लीजिए, बोथ आर सेम थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग। देखिए ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है ऑफ रेडियस ए, सपोज सेंटर। यहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड टू इज द चार्ज गिवन टू दिस। वेरी गुड प्रॉब्लम। देखो अगर ये कंप्लीट रिंग है तो आपको पता है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब आप समझिए, अगर ये बच्चों ऊपर वाई एक्सिस है तो नीचे क्या आ जाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस। आप जानते हैं नेगेटिव वाई और माइनस जे कैप, ये क्लियर होगा। ठीक, अब आप देखिए कि सपोज इसका एक एलिमेंट ले लेता हूं। सपोज टू इज द चार्ज गिवन टू ए रिंग ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए, तो द चार्ज करंट लेंथ बोलिए क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। lambda is equal to q upon pi into a. Try to understand my point. Not 2 pi a because it is a semi circular ring. आधा रिंग है तो आधी सर्कमफ्रेंस y के सर्कमफ्रेंस का आधा pi a। अब देखो इसका एक एलिमेंट लीजिए, आप ले लिया आपने, ये एक एलिमेंट लिया आपने जिसकी लेंथ dl है, हैविंग चार्ज dq एट एन एंगल थीटा। देखना जरा किधर आएगा इसका फील्ड एलिमेंट का, ध्यान से देखो। दोबारा पहले जब यूनिट पर पहुंच जाइए, सपोज dq इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ dl व्हिच मेक्स एंगल d थीटा एट द सेंटर। अब बोलो कितने एलिमेंट एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और एलिमेंट का अपना एंगल कितना है, d थीटा। अब बताओ, तो यहां पॉइंट चार्ज क्या पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इधर आ गया तो d1 आपका इधर आ गया, ये एंगल थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा। वेरी इजी, रिजॉल्विंग दिस d1 cos थीटा एंड d1 sin थीटा। बोलो सबकी समझ में आ गया नहीं?
क्लियर? दोबारा देख लो, हमने एलिमेंट लिया जिसके ऊपर चार्ज dq है। सपोज दिस एलिमेंट exert the force here on the test charge q नोट, हाउ मच? इसको रिपेल करेगा इधर टेस्ट चार्ज q नोट को, d1 इधर आ गया। It will make the angle theta with this negative y axis. So resolving d1 into two component, d1 cos theta and d1 sin theta। सबकी समझ में क्लियर? सिमेट्री से याद करो, इधर भी ले लीजिए एलिमेंट ऑफ सेम dl लेंथ और dq चार्ज का, उसका फील्ड इधर आ जाएगा d2 इधर एट सेम एंगल थीटा, सिमेट्री से ये भी थीटा, तो इधर भी d2 cos थीटा और d2 sin थीटा। अगर आप इस लेवल की प्रॉब्लम करते हैं तो यू मस्ट remember and keep the things in your mind that both this component will cancel out। तो net electric field किधर आ गया? along y axis। क्लियर? और कैसा निकालेंगे बोलिए? तो the net electric field along negative y axis और j कैप माइनस j कैप। अब बोलो कितना हो जाएगा? net electric field E is equal to dE1 cos थीटा और ये d2 cos थीटा दोनों, तो 2 कर दो क्योंकि इक्वल कंपोनेंट है, 2d cos थीटा। बताओ समझ में आया 2 का फैक्टर? क्योंकि बेटे d1 cos थीटा इधर के कंपोनेंट का इफेक्ट है, d2 cos थीटा इधर का, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? d1 cos थीटा एंड d2 cos थीटा, दोनों सेम आएंगे तो डबल कर दिया आपने। याद करो, ऐसा आप तीसरी बार कर रहे हैं। पहली बार कहां किया था? डाइपोल में, फिर किसमें किया था? रिंग में। तो वही बात है। अब देखिए, अब बदल दीजिए वैल्यूज, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और इसमें मैनिपुलेशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई a स्क्वायर। देख लो, dq बाई रेडियस कितनी है? a स्क्वायर cos थीटा। बताना dq किसके बराबर हो जाएगा? यहां से देखो, dq इज इक्वल टू q बाई पाई a इंटू dl। दोबारा ले रहा हूं, पहले भी ये चीज हमने एलिमेंट में रिंग के उसमें q बाई, वहां 2 पाई a का है, पाई a हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। तो रख दीजिए वैल्यू, E is equal to 2 into integral 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर पाई a cos थीटा इंटू dl। देखो डी से क्या रख दिया? q अपॉन पाई a, ये रहा q अपॉन पाई a इंटू dl cos थीटा। तो E इज इक्वल टू 2 कैंसिल कर सकते हैं 2, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई और पाई पाई स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 पाई स्क्वायर a क्यूब इंटीग्रल, ऊपर है ये, बोलिए बच्चों, इंटू क्यूब dl cos थीटा। ठीक है, चलिए, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू क्यूब इंटीग्रल dl cos थीटा। यहां हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, क्या? 2 वेरिएबल है थीटा और dl, तो आप इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते डायरेक्टली। रिमेंबर इट, cos थीटा एंड dl बोथ आर वेरिएबल, तो आपको dl को बदलना पड़ेगा किसमें? d थीटा में। दोबारा समझ लीजिए, वेरिएबल d है, dl है, ये थीटा भी वेरी कर रहा है, कहां से कहां वेरी करेगा? 0 to π/2। सोचिए, आपने यहां से एंगल लिया, एंगल कितना? 0 इसके एक्सिस के साथ, और यहां जाके कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 0 to π/2। क्लियर? लेकिन 2 वेरिएबल हैं, dl भी और cos थीटा भी, तो कैसे बदल सकते हो? यूजिंग एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क dl बाई रेडियस है, तो dl इज इक्वल टू ad थीटा। ये रख दीजिए, इसमें रखो, तो dl को क्या रख दोगे? ad थीटा। तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन, डायरेक्टली लीजिए q ले लो, तो q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट e क्यूब इंटीग्रल, हाँ भाई,
ए डी थीटा कॉस थीटा, ए के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। बच्चों कॉस थीटा डी थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब अभी तक मैंने कहीं लिमिट क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि हम पहले इसको एक सिस्टम में लाएंगे। इस सिस्टम में लाए एंगल के सिस्टम में, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू पाई बाई 2, मैंने बता दिया आपको 0 टू पाई बाई 2। और cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा, तो बस अब आपका आंसर आ गया q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर sin थीटा 0 टू पाई बाई 2। कितना आ जाएगा, sin पाई बाई 2 1, sin 0 0, तो q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इनटू sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 0, sin पाई बाई 2 1, तो यही आंसर है। सो E इज इक्वल टू, अब देखो डायरेक्शन के लिए वही इधर है माइनस जे, माइनस q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर j कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, माइनस 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इंटू j कैप ओनली फॉर डायरेक्शन। क्लियर, दोबारा समझ लो, अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने बताया अच्छी प्रॉब्लम तो अपने आप में जब IIT लेवल की प्रॉब्लम्स हैं तो आप वेरी गुड। देखिए ये सेमी सर्कुलर देंगे, पता आपको कंप्लीट नहीं होता तो आप एकदम बता देते सिमेट्रिक बॉडी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, तो द चार्ज पर यूनिट लेंथ, बस आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा इक्वल टू q बाई a 2 पाई a, यानी कि आधा हो जाएगा तो पाई a। अब उस एलिमेंट का चार्ज चाहिए आपको dq, कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू q बाई पाई a इंटू dl, लैम्डा dl। या अब वही इस एलिमेंट का फील्ड इधर d1 इधर d2, इसका इस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, d2 इधर बच्चों, दोनों को रिजोल्व कर लिया, आपको पता ही है। तो नेट कितना बचा फील्ड, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। तो E इज इक्वल टू 2d1 cos थीटा। टू क्यों आया, एक इसके लिए और एक इसके लिए, दोनों ऐड हो गए, तो E इज इक्वल टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन dq बाई a स्क्वायर cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर में 2 है, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन q बाई a स्क्वायर, पाई a के ये रहा dl cos थीटा, तो ये आ गया 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन a q dl cos थीटा। q को बाहर निकाल लिया, 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन a q dl cos थीटा। अब आप सोचिए dl वेरिएबल, cos थीटा इज आल्सो वेरिएबल, तो वी कैन नॉट टेक इंटीग्रल ऑफ दिस स्टेप एज इट इज, तो वी विल रिप्लेस इट यूजिंग d एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, यानी कि हम इसको cos थीटा है तो थीटा में ले जाएंगे dl को, r दिया रहा dl, रेडियस a है तो d थीटा है, क्या आ जाएगा, dl इज इक्वल टू a d थीटा। तो इस dl की जगह क्या लिखा, a d थीटा, a के से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई या 1/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन a स्क्वायर बचा है, क्यूब था तो यहाँ a स्क्वायर बच गया, और ये क्यूब d थीटा cos थीटा 0 टू पाई बाई 2, बस cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा, तो 0 टू पाई बाई 2, तो q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन a स्क्वायर sin पाई बाई 2 1, sin 0 0, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्शन के लिए पहले मैंने शुरू में ही बता दिया था, नेगेटिव, चाहे y एक्सिस कह दीजिए या माइनस j का, बोथ आर करेक्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब बोलो सपोज वो कह देता, आगे बढ़िए, ट्राई टू मेक प्रॉब्लम्स योरसेल्फ। अगर वो कहते कि सपोज यहाँ चार्ज q नोड रखा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, बस इसको q नोड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ क्लियर, ये आता है। और q अपॉन 2 पाई a को क्या लिख सकते हो, लैम्डा। इसका एक और आंसर बता दूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई a। देखना जरा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन गॉस थ्योरम, तो वो ये और वो एक ही आंसर है। इसमें देख लो 2 यानी कि पाई इंटू a को क्या लिख दो, q अपॉन पाई a लैम्डा, तो क्या बचा 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाई a, बिकॉज़ लैम्डा इज इक्वल टू q अपॉन पाई a, रिप्लेस कर दिया। तो ये प्रॉब्लम अच्छी थी, ये भी होगी आपकी।
ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेटा शुभम आगे होगी आपकी समझ में, फिर भी कोई दिक्कत हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। चलिए नेक्स्ट, तो इसके बाद मेरे से जो प्रॉब्लम पूछी है, चलो उसमें बताता हूं कुछ। हाँ, एक प्रॉब्लम ये पूछी है रिया ने, देखिए क्या है वो, कि एक तो मेरे से पूछा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव रैंडमली, जैसे ब्राउनियन मोशन पढ़ा था आपने इस तरह, हाँ, तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो इसलिए जिगजैग मोशन में उनका दे मूव, और ये कंडक्टर है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम फर्स्ट ही प्रॉब्लम थी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे मूव रैंडमली इन जिगजैग मोशन लाइक इन ब्राउनियन मोशन, इस तरह कोई इधर कोई इधर, नेट इफेक्ट जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आप बाहर से सप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है, सेट अप द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर एंड दे स्टार्ट टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दे स्टार्ट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इनका नेट इफेक्ट इधर आ जाता है, तो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता, दे मूव रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर, तो ये इसलिए मैं सबको बता रहा था। चलिए अब इसके बाद अब आप आ जाइए, जो प्रॉब्लम पूछी है कि सर एक सेकेंड, ये थी 32 प्रॉब्लम पूछी है उसने मेरे से, जो मैंने इस करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट दी थी। 32nd प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो टेम्परेचर डिपेंडेंस की प्रॉब्लम है बेटे, मैंने आपको बता चुका हूं। ए मेटल वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज द रेजिस्टेंस 0.31 ohm at 25 डिग्री सेल्सियस and 0.51 ohm at 125 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बोलो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बताया था, R is equal to R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ले लो, अब बताओ R1 कितना है आपका 0.31 is equal to R नोड 1 प्लस अल्फा इनटू हाउ मच टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वन 0.51 is equal to R नोड 1 प्लस अल्फा इनटू 125 डिग्री सेल्सियस। बेटा दो इक्वेशन बन गई, आप डिवाइड कर दीजिए। अब इससे मेरे से पूछने के लिए तो बस मैथमेटिक्स बचता है इसमें, और ये प्रॉब्लम इस तरह की मैं सॉल्व भी कर चुका हूं आपकी। ठीक है, डिवाइड दीस टू, तो यू विल फाइंड अपॉन 0.31 R नोड 1 प्लस अल्फा इनटू 25, ये कैंसिल हो गया। ले लो 51/31 is equal to 1 plus alpha into 125 upon 1 plus alpha into 25। बेटा अब तो सोल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। और है क्या, सेकंड क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब अल्फा आ जाएगा तो इन दोनों में से कोई सी इक्वेशन में आप वैल्यू रख देंगे, आर नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई टफ नहीं है। और बोलिए, अच्छा इसके बाद तीसरे में क्या पूछ सकता हूं, रेजिस्टिविटी एट 0 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। सेम जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये सेम रहेगा अल्फा, तो रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। क्लियर, तो क्योंकि उसने क्या दे दिया आपको, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, तो r इक्वल टू ρl बाई ए, ρl बाई ए आप निकाल देंगे। क्लियर, आपके पास रेजिस्टेंस यहां से आगे, लेंथ कितनी है, L इज 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर एंड रेडियस इज 2 मिलीमीटर। डायमीटर है तो 1 mm रेडियस आ गई बेटे, 1 इंटू 10 की -3 मीटर। बताओ मेरी कहां जरूरत है, और ये रेजिस्टेंस आपके पास है, निकाल दे रखा है ये। क्लियर, किस किस में पूछ रहा है, 25 पे। 25 पे कितना है आपका 0.31, रख दो इसमें जल्दी
0.31 इज इक्वल टू रो इंटू एल 0.5 अपॉन पाई इंटू 1 इंटू 10 की माइनस 3 का स्क्वायर बटे। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम बन गई। अब तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉब्लम होगी आपकी। और एक 52 डाउट है, अक्षित ने भेजा है, देखता हूं अभी। 52 प्रॉब्लम। और चलिए 52 न्यूमेरिकल। पहले मैं 2-3 प्रॉब्लम बेटे, एक दो प्रॉब्लम और कराना चाहता हूं आपको, उसके बाद 52 कराऊंगा, क्योंकि अभी बच्चों ने इतनी ट्राई नहीं की। चलो अच्छी बात है, आपने इतनी कर ली। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप 47th प्रॉब्लम। चलो 45 का भी आइडिया देता हूं। 45 एंड 47। पहले सिंपल थोड़ी सी कर लो, उसके बाद ये भी बता दूंगा, सारी करते चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45 का आइडिया देता हूं। देखिए, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is bent in the form of a circle of radius r। आपने एक वायर को बेंड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। टोटल रेजिस्टेंस कितना? 4 ohm। क्लियर? 4 ohm in the form of a circle of radius r। A specimen of the same wire is connected along the diameter of the circle. What is the equivalent resistance across the ends of the wire? Across the ends of the wire। क्या पूछ रहा है? एक वायर और लगा दी है आपने, और अब आप A और B के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सोचिए, 4 ohm टोटल का रेजिस्टेंस। का रेजिस्टेंस कितना? टोटल 4 ohm। सपोज R है, रेडियस कितनी है? सपोज बेटे R। तो एक्चुअली है क्या? पहले थोड़ा सिंपल सर्किट समझिए आप, कि सपोज दिस इज ए रिंग ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm। क्लियर? तो जब आपने इस बीच में एक वायर डाल दी, तो सोचिए आप 3, 1 2 3, यानी कि सिंपल सी बात ये है। नाउ दीज आर 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये क्लियर? तो these are 3 resistors in parallel, तो 1/R3, 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 होगा सबको क्लियर? अब ये आपके 3 रेजिस्टेंस, ये पार्ट और ये पैरेलल में है। सपोज ये R1 ले लीजिए आप, ये R2 ले लीजिए, और ये R3। अब बोलना जरा, इसका हमें रेजिस्टेंस चाहिए, बस और तो कुछ नहीं है। इतना आ जाएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलो बच्चों, यानी कि R/2πr। क्लियर? R/2πr। एंड रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ कितनी? ये कितनी बची? बोलो πr, द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ। πr, that is R1। how much? R/2πr into πr। कितना बचा? R/2। तो वैसे भी पता था 4 ohm है, तो आधा हो जाएगा, ये भी R/2 हो गया। R2 also R/2, but resistance of length 2R। the resistance of length 2R कितना आ जाएगा? R3 is equal to R/2πr into 2R। R and 2 cancel, how much? R3 is equal to R/π। R/π, ये बात ध्यान से देखिए। तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना बचा हमारा? R/π। देख लो, ये लेंथ कितनी है? डायमीटर 2R,
तो पर यूनिट लेंथ में कितना है r अपॉन 2 पाई r इनटू लेंथ ऑफ दिस, यानी कि डायमीटर 2r विल कैंसिल r अपॉन पाई। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दीजिए इसमें वैल्यू तीनों की, 1 बाई r p इज इक्वल टू 1 बाई r बाई 2 प्लस 1 बाई r बाई 2 प्लस 1 बाई r बाई पाई। ऊपर चले गए ये बच्चों, तो 1 बाई r p इज इक्वल टू 2 बाई r प्लस 2 बाई r प्लस पाई बाई r। एलसीएम r है आपका, क्या आ जाएगा 4 प्लस पाई बाई r। क्लियर, उल्टा कर दीजिए तो rp कितना आ गया आपका r अपॉन 4 प्लस पाई, r कितना 4 अपॉन 4 प्लस पाई इज द आंसर। 4 अपॉन 4 प्लस पाई इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर, यानी कि तीनों सेगमेंट है हमारे, ये हाफ सर्कल और डायमीटर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आपका 4 ओम, तो रेजिस्टेंस फ्रंट लेंथ r अपॉन 2 पाई r, तो इन लेंथ हाफ सर्कल पाई r में कितना बचा r बाई 2, तो ये भी r बाई 2, ये भी r बाई 2, और ये कितना r अपॉन पाई। पैरेलल निकाल दी इस तीनों की, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब एक और प्रॉब्लम बताता हूं। चलो हाँ प्रॉब्लम ही करते हैं, ये 40-50। देखिए थोड़े सर्किट सॉल्व करने के मैं आपको आइडियाज देता हूं, कैसे हम सर्किट सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड की प्रॉब्लम है, ये बता देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 47 है आपका। This is the branch having resistance 10 ohm, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, 0.2 ampere is the current and this is the resistance R, and here the voltage is 2 volt and 6 volt। अभी आगे भी है सर्किट ये, अब आप देखिए इस तरह का सर्किट मैंने आपके याद करो कैपेसिटर में भी सॉल्व किया था। देखिए यस इस ब्रांच में, हाँ आप देखिए तो ये एक सर्किट है आपके पास 5 ओम 5 ओम 30 ओम 5 ओम 5 ओम 30 ओम एंड 10 ओम। अब समझिए क्या कह रहा है वो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर, ये रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर so that the current in the circuit is 0.2 ampere, and what would be the potential difference between A and B. Potential difference between A and B also required. Find the value of this unknown resistance R and potential difference between A and B। देखिए सॉरी, हाँ भाई अब देखो समझिए, ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं सीरीज में, कैसे हैं सीरीज में 5 + 5 10, ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज में तो 5 + 5 10 ओम आ गया। चलिए अब देखना जरा इन दोनों की सीरीज इसके साथ पैरेलल में है या नहीं है।
यानी कि अब ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गए। और सिंपलीफाई करते हैं सर्किट को थोड़ा सा, जब आपका मन कर देता हूं। टेन ओम 2 वोल्ट 6 वोल्ट 10 ओम आर। देखो बच्चों, ये 10 ये 30 और ये 10, देखना जरा, तीनों पैरेलल में है। 1/10 प्लस 1/10 30 प्लस 1/10 निकाल दीजिए। तो 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/RP। एलसीएम इज 30, 3 प्लस 1 प्लस 3 7/, सॉरी yes 10/, यार 5 10 10 38 5 5 30 and 15, sorry, this is 5 5 10, ये 15 है। This is 15। चलिए 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो 6/30, आरपी क्या आ जाएगा बच्चों 30/6, 5 ओम। कितना आ गया तीनों का इफेक्ट 5 ओम। चलिए अब देखना जरा, इस सर्किट को और छोटा कर लो। ये अब आपका सर्किट बन गया आर 2 वोल्ट बच्चों, 10 ओम 6 वोल्ट एंड 5 ओम। हाउ मच करंट 0.2 एम्पियर। अब देखो यहां ध्यान दें आप, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की अभी मैंने डिस्कस नहीं किया था, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा ईएमएफ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस। I इज इक्वल टू, सपोज दिस इज E1 एंड दिस इज E2, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 10 प्लस 5 प्लस R। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, सबको वैल्यू रख दीजिए 6 माइनस 2 अपॉन 15 प्लस R। तो करंट कितनी गिवन है आपको 0.2 वोल्ट, तो 0.2 एम्पियर्स होगी, तो 4/15 प्लस R आप सब जानते हैं 20 आ जाएगा। तो 15 प्लस R इज इक्वल टू 20, सो R इज इक्वल टू 20 माइनस 15, आई मीन 5 ओम। द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओम। देख लीजिए ये आंसर है। तो आपको बहुत आसान होती हैं चीजें, जब हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैथमेटिकल कितना सा काम किया हमने कि पहले दोबारा समझ लो, इन दोनों की सीरीज है 5 प्लस 5 10, ये 10 ये 30 और ये 15 है। 10 लिखा है तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो वैल्यू बदल जाती। ये अब देखो 10 इन दोनों का इफेक्ट, 30 ये और 15, ऑल 3 रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो पैरेलल ग्रुपिंग में 1/RP 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10, एलसीएम 30, सो कितना आ गया 6/30, 5 ओम आ गया आपका। तो इन तीनों का इफेक्ट कितना आ रहा है, ये रहा 5 ओम। तो अब हमारा एक सिर्फ सिंपल एक लूप बन गया है, सर्किट बन गया। क्या आ जाएगा I इक्वल टू, मैंने क्या समझाया था, अगर नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर, बड़ी बैटरी में से छोटी घटा दीजिए, तो E1 माइनस E2 6 माइनस 2। अगर इसका पॉजिटिव इधर होता, नेगेटिव नीचे होता, तो ये प्लस हो गया था अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ सीरीज पैरेलल कुछ नहीं होता लूप में जब बैटरी है, 10 प्लस 5 प्लस R, 10 प्लस 5 प्लस R, तो 6 माइनस 2 अपॉन 15 प्लस R, तो 0.2 I गिवन है इक्वल टू पॉइंट हटा गया 0 होगी, 20 आ गया ये, तो 15 प्लस R इक्वल टू 20, R इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है,
तो कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, वेरी इजी। ये कितना आ जाएगा देखना 5 V इक्वल टू आई आर, ये और बी पॉइंट के बीच में है ये, तो वी ए बी वेरी इजी, वी ए बी देखो ना, आई इंटू आर 0.2 इंटू 5 1 आपको भी सर आपने सारा कुछ इतना सर्किट था, आपने कुछ छेड़ा ही नहीं और डायरेक्ट सारे का इफेक्टिव निकाल के। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस है उतनी इसके है, तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगी, तो कितनी आ गई आपकी 1 वोल्ट। देखो वी ए बी के अक्रॉस कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, आई कितने 0.2 इंटू 5 1 वोल्ट। ये आपके दोनों आंसर आ गए। अगर आपसे पूछता, मजेदार बात है, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 1 वोल्ट, सीखिए हाँ इन दोनों के क्रॉस 5 वोल्ट के क्रॉस 1 वोल्ट है, तो 5 पे इसके कितनी आ जाती है, आधी 0.5 वोल्ट 0.5। तो इस तरीके से आगे बढ़ा करो, प्रॉब्लम वही नहीं छोड़नी होती, हमें अपने आप प्रॉब्लम बनाने की जब आपको आदत बन जाएगी तो समझिए आपकी परफेक्शन स्टार्ट हो जाएगी इन फिजिक्स। और बढ़ा सकते हो प्रॉब्लम, वो जहां चाहे इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दो, 0.5 इंटू 2 कितनी आ गई बोलो, 10 इंटू 0.2 2 वोल्ट इसके क्रॉस आ गई, 1 वोल्ट इसके देख लो 4 हो गए नहीं टोटल, 6 माइनस 2 4 है, 0.2 इंटू 10 2 वोल्ट, यहाँ 5 है इफेक्टिव 1 वोल्ट, ये भी 5 है 1 वोल्ट, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 देख लो टोटल कितनी है हमारी 4 वोल्ट, 6 माइनस 2 4 वोल्ट होगी। तो हर चीज हर तरीके से हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हमारा इफेक्ट है। ये प्रॉब्लम एक और करा दी मैंने, सर्किट का आइडिया दे दिया सोल्व करने का। तो इस तरीके से आप बढ़ते रहिए आगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह हम, अब मैं और प्रॉब्लम आपको जो दी है उनको ट्राई कीजिए। अब मैंने टेस्ट अनाउंस कर दिया है, सब बच्चों को याद दिला रहा हूं, फ्राइडे को अप टू गॉस थ्योरम आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि पहला चैप्टर एनसीईआरटी का पूरा है, इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम एंड कूलम्स लॉ, तीनों मिला के एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम तक का कंप्लीट आप लर्न करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। प्रॉब्लम बहुत सॉल्व करता हूं मैं, आपने देख लिया तो इनको समझा करो। ये समझ में आनी शुरू होगी तो आपको फिजिक्स आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम की आज हमने, जितनी भी की है तो सब बच्चे ध्यान से काम करें अपना। ओके, थैंक यू।